गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जैविक पराग अभिकर्मक कि जैविक पराग अभिकर्मक क्या होते हैं। हमने आपको कल बताया था कि पराग अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, अजैविक और जैविक। अजैविक के बारे में हमने आपको पूरा कल बता दिया था। अब आता है जैविक पराग अभिकर्मक। ध्यान दीजिए क्या होते हैं ये। जब परागकण जीवों द्वारा या जंतुओं द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किए जाते हैं तो उन्हें जैविक पराग अभिकर्मक कहते हैं। अब जीवों में आपको कीटों द्वारा, उसके बाद में पक्षियों द्वारा, गिलहरी द्वारा, घोंघे द्वारा और चमगादड़ द्वारा, इनके द्वारा परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। इसमें आप लिखें डेफिनेशन की जैविक पराग अभिकर्मक की। इसमें देखिए, जब परागकणों को जब पराग कणों को जीवों द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है तो उसे जैविक पराग अभिकर्मक कहते हैं। इसे जीवीय परागण भी कहते हैं या जंतु परागण भी कहते हैं। जब परागकणों को जीवों द्वारा, जीवों में आपको कीट है, पक्षी है, चमगादड़ है, गिलहरी है, घोंघे हैं और यहाँ तक कि कुछ वानर के प्राणी भी हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है? परागकणों को उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें अगर वो जैविक पराग अभिकर्मकों के अनुसार जैविक पराग अभिकर्मकों के आधार पर जैविक पराग अभिकर्मकों के अनुसार या आधार पर जैविक परागण कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कीट परागण। सबसे पहले आ जाएगा कीट परागण। कीट परागण पहला है कीट परागण। ध्यान देना, प्रकृति में सबसे अधिक कीटों द्वारा परागण किया जाता है, उसमें भी मधुमक्खी के द्वारा लगभग
80 से 82% पुष्पीय पादपों में कीट परागण होता है। तो देखो, जब कीटों द्वारा परागकणों को उसके वर्तिका अंग तक पहुंचाया जाता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। इसमें देखो, जब कीटों द्वारा परागकणों को पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। जब कीटों द्वारा परागकणों को पुष्प के वर्तिका अंग तक पहुंचाया जाता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा सर्वाधिक होता है। मधुमक्खियों द्वारा सर्वाधिक होता है। लगभग 80 से 82% कीट परागण लगभग 80 से 82% पुष्पीय पादपों में कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। मधुमक्खियों हनीबीज द्वारा किया जाता है, जो कि प्रकृति में सर्वाधिक है। सबसे अधिक मात्रा में मधुमक्खियों द्वारा कीट परागण किया जाता है। उसके बाद आता है पक्षी परागण। दूसरा है पक्षी परागण, पक्षियों द्वारा परागण। तो देखिएगा, पक्षी भी परागण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या बोलते हैं? पक्षी परागण। दूसरा है इसमें पक्षी परागण। इसमें देखिए, पक्षियों द्वारा जब परागकणों को किसी पुष्प के वर्तिका अंग तक पहुंचाया जाता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। इसमें देखिएगा, पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी परागण कहते हैं। पुष्पों में परागण के लिए सर्वाधिक मात्रा में गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी पुष्पों द्वारा परागण के लिए सर्वाधिक मात्रा में गुंजन पक्षी का उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है। बुन्ने पक्षी हमिंगबर्ड जो है सब छोटी चिड़िया है। हमिंगबर्ड विश्व का सबसे छोटा बर्ड है, पक्षी है, जानवर। तीसरा है चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ परागण द्वारा परागण। देखिए ध्यान से, तीसरे प्रकार का है चमगादड़। चमगादड़ द्वारा या चमगादड़ द्वारा परागण। ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ ऐसा पक्षी है, वो सॉरी चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ मेमलिया वर्ग का प्राणी है। ध्यान देना, मेमलिया वर्ग का प्राणी है, क्योंकि क्या पाए जाते हैं इसमें? हृदय चार पुष्ट होता है, इसमें जो पटेशियम है वो त्वचा का उत्पन्न होता है, पंख नहीं होते हैं, लेकिन उड़ता है ये, इसलिए उड़ने वाला मेमेलियन। ध्यान देना। तो चमगादड़ रात्रि में ही अपने घरों से बिलों से बाहर निकलता है, और रात्रि में जो पुष्प खिलते हैं, तो ऐसे पादप जिनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं, जैसे कदम्ब है, कसनार है, तो इनके पुष्प रात्रि में ही खिलते हैं। ये क्या? तो उनमें चमगादड़ द्वारा क्या होता है? परागण क्रिया होती है। इसमें देखो, ऐसे पुष्प, ऐसे पादप जिनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं, रात्रि में खिलते हैं, उनमें चमगादड़ द्वारा परागण होता है। इसे चमगादड़ परागण कहते हैं। जैसे कदम, कचनार आदि ये कुछ रात्रि में होते हैं, इनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। अब आता है घोंघों द्वारा परागण। घोंघे, स्नेल, घोंघे या घोंघों द्वारा परागण। चौथा है घोंघों द्वारा परागण। इसमें होता है सरवृक्ष और आर्किड्स। इसमें डायरेक्ट गणेश घोंघे भी परागण क्रिया में भूमिका निभाते हैं, और ऐसे पादप में होता है जैसे सर्ववृक्ष, सर्ववृक्ष और आर्किड्स। आर्किड्स में होता है, आपको नाम याद रखना, घोंघों द्वारा परागण सर्ववृक्ष और आर्किड्स में होता है। अब आता है गिलहरी। गिलहरी में मेमोरी होता है, तो देखो गिलहरी। अगला है पांचवा, गिलहरी द्वारा परागण। गुलमोहर, गुलमोहर और एवं सेब, एप्पल में होता है। तो गिलहरी द्वारा परागण किस में? गुलमोहर और सेब में होती है। अब एक लोग मनुष्य द्वारा परागण कृत्रिम रूप से कराया जाता है।
मनुष्य द्वारा परागण, मनुष्य द्वारा परागण, इसको देखो, मनुष्य द्वारा परागण, मनुष्य द्वारा कराए गए परागण को कथित परागण कहते हैं। तो देखो, कृत्रिम रूप से परागण करवाया जाता है, मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से परागण करवाया जाता है। ये पराग अभिगमन टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगला टॉपिक आपका इनकॉम्पेटिबिलिटी, अनिश्चितता, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल परीक्षा वाले को कोई जरूरत नहीं है। इस क्रम में अगला टॉपिक आपका इनकॉम्पेटिबिलिटी अर्थात असंगतता या अनिश्चितता देखेगा। ऐसा बनता है असंगतता या अनिश्चितता से क्या अभिप्राय है, यह किन किन कारणों से उत्पन्न होती है और कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आप बता रहे हैं। अनिश्चितता, अनिश्चितता और असंगतता, असंगतता इसमें बोलते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी कैसे बनता है असंगतता। इनकॉम्पेटिबिलिटी से क्या अभिप्राय है, ये किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, तो आप देखिएगा नाम से करते हैं अनिषेध्य, मतलब निषेचन नहीं होना, निषेचन में भिन्नता होना। अब किन किन में ध्यान देना, आपको पता है कि पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक का विकास हमने पढ़ लिया। तो नर एवं मादा युग्मक, पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक पूर्णतया जननक्षम एवं कार्यक्षम होने के बाद भी वो निषेचन में असफल हो जाते हैं, निषेचन करने में असफल हो जाते हैं। और इस असफलता को क्या क्या बोलते हैं, अनिश्चितता या असंगतता। ये किस कारण होता है, जैसे पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, और भी कई क्रियाएं बताएंगे आपको हम इसमें। अब प्रश्न होता है कि कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतराजातीय और एक अंतर जातीय, मतलब दो प्रकार की होती है। और इसमें जो अंतर जातीय होती है तो कुल दो प्रकार की होती है, बताएंगे इसको हम आपको। इसमें पहले इसकी परिभाषा देखें आप लोग। अनिश्चितता या असंगतता इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जानना ही है, परीक्षा में आया थोड़ा आपको देखेगा। प्रश्न से ये याद रहता है, अनिश्चितता या असंगतता को परिभाषित कीजिए, ये नंबर में तो देखेगा। पूर्णतया जननक्षम एवं कार्यक्षम नर एवं मादा युग्मकों में निषेचन में असफलता को या विफलता को अनिश्चितता कहते हैं। तो पूर्ण रूप से जननक्षम मतलब फर्टाइल एवं कार्यक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य, नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में असफलता या विफलता को
अनिश्चितता असंदिग्धता इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ध्यान देना बेटा, पूर्ण रूप से मतलब जननक्षम भी है और कार्यक्षम भी है। कार्य में क्या है? पूर्ण रूप से निपुण है। कौन से? नर एवं मादा युग्मक। ध्यान देना, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश पुष्पीय पादपों में पूर्ण रूप से कार्यक्षम एवं जननक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेध क्रिया नहीं होती है, और इसे क्या बोलते हैं? असफलता। ये किन कारण होती है बताएंगे आपको। तो ये पहले से देखा पहले कि पूर्ण रूप से जननक्षम एवं कार्यक्षम नर एवं मादा युग्मकों के मध्य निषेचन में असफलता या विफलता को अनिश्चितता या असंगतता कहते हैं। इसको देखो, अनिश्चितता अनिश्चितता निम्नलिखित दो प्रकार की होती है या दो प्रकार से हो सकती है। तो एक हम थोड़ा चार्ट फॉलो करेंगे। चार्ट से तो आता है बेटा, जो वर्टिकल बायोलॉजी है वो जल्दी याद है। डायग्राम और चार्ट, ये बायोलॉजी की आत्मा है, जान है। यदि आपको डायग्राम है और चार्ट याद है, थ्योरी के लिए क्लियर है बिल्कुल। इसको चार्ट फॉलो करेंगे हम। डायग्राम तो मुख्य जान है ही, बहुत समझिएगा। असंगतता या अनिश्चितता दो प्रकार होती है। दो प्रकार। पहला है आपको अंतराजातीय अनिश्चितता, अंतराजातीय अनिश्चितता, अंतराजातीय अनिश्चितता। और दूसरी है अंतरजातीय अनिश्चितता। ये किसमें होती है? ध्यान देना, भिन्न जातियों, अंतर आ रहा है, अंतरा जातीय अनिश्चितता, भिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य, भिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य निषेचन में असफलता में लिखा दूंगा मैं आपको इसको। मध्य निषेचन में असफलता, जबकि ये एक ही जाति के सदस्यों के मध्य में होती है। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य निषेचन में विफलता क्या कराती है? अंतरजातीय। तो आप देखिएगा, मैं आपको इसमें लगा दूंगा कि लिखना है इसको, चार बना के बाद में ये बने दो प्रकार की होती है। अंतरजातीय जाति दो प्रकार की होती है। इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा युग्मकोल भेद स्वयं अनिश्चितता। इसे हम स्वयं अनिश्चितता कहते हैं। इसको
स्व अनिश्चितता, स्व अनिश्चितता, सेल्फ स्टेबिलिटी। पहली है इसमें नर युग्मकोद्भ या युग्मकोद्भ स्व अनिश्चितता। युग्मकोद्भ भेद स्व अनिश्चितता। भाई इतना बड़ा शब्द इसको शॉर्ट में स्व अनिश्चितता कहते हैं, या एक शब्द और है स्वयंबद्धता। इसे स्वयंबद्धता कहते हैं, स्वयंबद्धता। स्वयंबद्धता पढ़ी आपने, पढ़े आपको स्वयंबद्धता। ध्यान रखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है स्वयं अनिश्चितता या स्वयंबद्धता किसे कहते हैं। तो एक होती है युग्मकोद्भ स्वयं अनिश्चितता, दूसरी है बीजाणुद्भ। बीजाणुद्भ स्वयं अनिश्चितता, स्वयं अनिश्चितता, बीजाणुद्भ स्वयं अनिश्चितता। तो इसमें डाला हेडिंग पहला अंतरजातीय अनिश्चितता। इसको लिखने के बाद इसका मतलब क्या ध्यान देना, युग्मकोद्भ स्व अनिश्चितता। जब स्व अनिश्चितता का निर्धारण, ध्यान देना, जब स्व अनिश्चितता का निर्धारण पराग कणों या युग्मकोद्भ के द्वारा किया जाता है तो उसे युग्मकोद्भ स्व अनिश्चितता कहते हैं। और जब स्व अनिश्चितता का निर्धारण बीजाणुद्भ के द्वारा किया जाता है तो उसे बीजाणुद्भ स्व अनिश्चितता कहते हैं। मतलब इनका जो जीन प्रयोग होता है, बीजाणु का जीन प्रयोग और परागकण मतलब युग्मकोद्भ का जीन प्रयोग के आधार पर किया जाता है। इसमें आप डाले हैं पहला अंतरजातीय अनिश्चितता। इसमें लिखें परिभाषा लिखें, जब भिन्न जातियों, इसको डालो करके अंतरजातीय, अंतरजातीय अनिश्चितता, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। इसमें देखो, जब भिन्न जातियों, परिभाषा लिखें, जब भिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य निश्चित में अनिश्चितता पाई जाती है। देखो, जब भिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य अनिश्चितता को अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। मतलब ये भिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य पाई जाती है, अंतरजातीय। दूसरी है अंतरजातीय, अंतरजातीय अनिश्चितता
अंतरजातीय अनिश्चितता, देखो पॉइंट्स, इसे स्व अनिश्चितता, सेल्फ स्टेबिलिटी, स्व अनिश्चितता या स्व बंध्यता भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? स्व अनिश्चितता और स्व बंध्यता, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेबिलिटी भी कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? देखो, जब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, जब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अनिश्चितता पाई जाती है, मध्य अनिश्चितता पाई जाती है तो उसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। तो उसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। उसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। मतलब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अनिश्चितता पाई जाती है तो उसे अंतरजातीय अनिश्चितता कहते हैं। देखो, यह पुनः दो प्रकार की होती है। यह पुनः दो प्रकार की होती है। यह पुनः दो प्रकार की होती है। पहली है, एक करके देखो, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता, गैमेटोफाइट सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं इसको, गैमेटोफाइट सेल्फ स्टेरिलिटी या गैमेटोफाइट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इसमें क्या परिभाषा है इसकी? युग्मकोद्भिद, ध्यान देना, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व कौन करता है? परागकण। ध्यान देना, तो परागकण के जीन प्रारूप के द्वारा नियंत्रित एवं निर्धारित होने वाली अनिश्चितता या स्व अनिश्चितता क्या कहलाती है? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहलाती है। मतलब परागकण या युग्मकोद्भिद के जीन प्रारूप जब स्व अनिश्चितता का निर्धारण, ध्यान देना, जब स्व अनिश्चितता का निर्धारण युग्मकोद्भिद या परागकण के जीन प्रारूप के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। इसमें आप लिखें, जब स्व अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण, जब स्व अनिश्चितता का निर्धारण एवं नियंत्रण नर
युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद प्रकट में परागकण, प्रकट में परागकण, नर युग्मकोद्भिद परागकण के जीन प्रारूप, परागकण या नर युग्मकोद्भिद के जीन प्रारूप, जीनोटाइप, जीन प्रारूप में जीन प्रारूप मतलब जीनोटाइप के द्वारा, नर युग्मकोद्भिद के जीन प्रारूप के द्वारा तो होता है तो उसे युग्मकोद्भिद स्वनिषेधता कहते हैं। जब स्वनिषेधता का निर्धारण एवं नियंत्रण युग्मकोद्भिद मतलब परागकण के जीन प्रारूप जीनोटाइप के द्वारा होता है या किया जाता है तो उसे युग्मकोद्भिद स्वनिषेधता कहते हैं। भाई ये तो होती है युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद बात वही है। जब स्वनिषेधता का निर्धारण एवं नियंत्रण बीजाणुद्भिद के जीन प्रारूप द्वारा किया जाता है तो उसे बीजाणुद्भिद स्वनिषेधता कहते हैं। इसमें देखो अगला दूसरा है बी, बीजाणुद्भिद स्वनिषेधता। बी है बीजाणुद्भिद स्वनिषेधता। इसमें जब स्वनिषेधता का नियंत्रण बीजाणुद्भिद ऊतक, इसकी जगह क्या लिखोगे जब स्वनिषेधता का निर्धारण एवं नियंत्रण बीजाणुद्भिद ऊतक के जीन प्रारूप जब स्वनिषेधता का निर्धारण एवं नियंत्रण बीजाणुद्भिद ऊतक के जीन प्रारूप के द्वारा होता है, ऊतक के जीन प्रारूप के द्वारा होता है तो उसे बीजाणुद्भिद स्वनिषेधता कहते हैं। अब देखिएगा यह किन किन कामों से उत्पन्न होती है। इसमें देखो स्वनिषेधता या असंगतता उत्पन्न होने के कारण नहीं असंगतता या स्वनिषेधता उत्पन्न होने के कारण क्या कारण है कि जिससे असंगतता या स्वनिषेधता उत्पन्न होती है? क्या कारण है इसका? के फलस्वरूप पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। दूसरा कारण इसका कारिकीय और आकारिकीय कारकों के फलस्वरूप
कार्यकीय और आकारिकीय कारकों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तीसरा कारण है इसका अनेक एलिल व्युत्पन्न जीनों के द्वारा अनेक एलिल व्युत्पन्न जीनों के निर्धारण द्वारा। चौथा कारण है अनिश्चितता वक्ती काल के परिपक्व अनिश्चितता वक्ती काल के परिपक्व अनिश्चितता वक्ती काल के परिपक्व होने के समय परिपक्व होने के समय तथा अनिश्चितता वक्ती काल के परिपक्व होने के समय तथा परागकणों की भित्ति तथा परागकणों की भित्ति के निर्माण के समय भित्ति के निर्माण के समय विकसित होती है। निर्माण के समय उत्पन्न होती है। उदाहरण अनिश्चितता वक्ती काल के परिपक्व होने के समय तथा परागकणों की भित्ति के निर्माण के समय उत्पन्न हो सकती है। क्या होती है? हो सकती है। तो इससे कारण इसमें आता है कि असंगतता उत्पन्न होने के कोई दो कारण बताइए। पहला है पराग किस तरह से परस्पर क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती है। कार्यकीय और आकारिकीय कारकों के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती है। अनेक एलिल व्युत्पन्न एलिल के द्वारा उत्पन्न जीनों के निर्धारण के द्वारा हो सकती है। और अनिश्चितता वक्ती काल के परिपक्व होने के समय जब वक्ती काल परिपक्व होता है उस समय हो सकती है। और परागकणों की भित्ति के निर्माण के समय उत्पन्न हो सकती है। इसे कारण ये आरोपों के समाप्त हुआ। आगे कल